हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। तो कक्षा 10 की आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। तो आप लोगों की ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये सब टॉपर्स बैच की आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोगों ने अभी तक टॉपर्स बैच के बारे में नहीं जाना है तो टॉपर्स बैच के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग हिंदी भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? और उसके बाद ये सोशल हम लोग की क्लास जो स्टार्ट हुई, ये सब तो कंप्लीट टॉपिक यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। तो आज की हम लोग की पहली क्लास है, आज ये सोशल की पहली क्लास है। तो आप लोग नोट्स और क्या बोलते हैं पेन लेकर बैठ जाइए, तो साथ ही साथ लिखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर शुरू हो गया है। यदि आप लोगों ने अभी आ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर, पहला जो चैप्टर है उसे नहीं देखा है, तो यूट्यूब पर जाकर पहले चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद फिर ये भी देख लीजिए। उसकी हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। उसमें सीरियल वाइज से 6 क्लासेज हैं। इंग्लिश पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट में 6 क्लासेज हैं, 6 को देख लीजिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा और नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग को प्रश्न नंबर पहला क्या है। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो कि पहले इम्पोर्टेंट है ज्यूसेपे मैत्सिनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ये ग नंबर यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। उसके बाद और कौन सा है ध्यान दीजिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध हो गया तीसरा नंबर। उसके बाद लास्ट का है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पहला का नंबर लिखिएगा और ग नंबर लिखिएगा, उसके बाद फिर आड़ा नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये पहले चैप्टर की है। तो आप लोग चलिए हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग क्या बनाएंगे? ज्यूसेपे मैत्सिनी। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? ज्यूसेपे मैत्सिनी। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए है क्या ज्यूसेपे मैत्सिनी में। आप लोग वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि और अच्छे से दिखाई दे जाए। आगे देखते हैं है क्या जोसेफ मैत्सिनी, और वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो पढ़ते हैं जोसेफ मैत्सिनी। आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, का नंबर या पहला नंबर डाल के लीजिए। जोसेफ मैत्सिनी वह इटली का एक क्रांतिकारी था, वह इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। किसका जन्म? ज्यूसेपे मैत्सिनी का या मैसिनी का। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कार कर दिया गया, मतलब देश से उसे बाहर निकाल दिया गया। तत्पश्चात मतलब तुरंत ही इसने दो और भूमिगत, ध्यान दीजिए, 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इन 2 संगठनों की स्थापना कौन किया था? ज्यूसेपे मैत्सिनी ने। आगे ध्यान दीजिए, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, मैत्सिनी का
विश्वास था, मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो यहाँ हम लोगों ने इससे पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ ही साथ लिखते रहिए। तो यहाँ जोसेफ मैस्सिनी हम लोग का कंप्लीट हो गया का नंबर। उसके बाद फिर काउंट कैमिलो दे कावर, ये कौन थे इसको ध्यान दीजिए। काउंट कैमिलो दे कावर तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग का नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा। तो ये तीनों आप लोग ज़रूर लिखिएगा, बाकी मैं इसे पढ़ा दे रहा हूँ। काउंट कैमिलो या दे कावूर इटली में मंत्री प्रमुख था। इटली में मंत्री प्रमुख वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MCQ जो आएंगे ओमार बेस्ड पर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि माउंट कैमिलो दे कावूर कहाँ का मंत्री प्रमुख था। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इटली में। तो इटली में क्या था, मंत्री प्रमुख था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। कौन, काउंट कैमिलो दे कावर रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित की तरह, मतलब वो एक वर्ग है जो इतालवी नाम था उसका, उस वर्ग का, अभिजात वर्ग की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमेनुएल ने उसे 1852 को सर्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य भी किए तथा सेना में सुधार किया। जो उनकी सेनाएं थी उसमें भी सुधार किया। उसने फ्रांस और सर्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीति संधि की। संधि मतलब क्या होता है, संधि मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना, मतलब मिल गए वो सब। अपनी इन कूटनीति चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों के ध्यान आकर्षिट किया। किसकी तरफ आकर्षित किया था, इटली की तरफ। और किसका ध्यान आकर्षित किया था, यूरोपीय जो देश वाले थे। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुएल को इटली सम्राट घोषित कर दिया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सर्डिनिया पीडमोंट 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो ये था इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए अब क्या है। इसके बाद हम लोग ग नंबर देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। आप लोग हेडिंग बना लीजिए और इसे जरूर लिखिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, मतलब जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित जात वाले लोग थे जो शिक्षित थे, में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। कौन, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ध्यान दीजिए, 15वीं सदी से युआन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कौन, यूनान ऑटोमन। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। आज़ादी के लिए उनका संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था, 1821 में संघर्ष स्टार्ट हो गया।
यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उनका क्या किया, उनका प्रशंसा किया उन लोगों की। आगे ध्यान दीजिए। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, मतलब लोगों को इकट्ठा किया। जनमत जुटाया मतलब लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेज कवि लॉर्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो उम्मीद करती हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखिए घ नंबर क्या है, फ्रैंकफर्ट संसद, ये हेडिंग हो जाएगी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों मतलब जो सेलेक्टेड मेंबर थे, ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल में चर्च में आयोजित हुई। यह संसद कहाँ पर आयोजित हुई थी, सेंट पॉल चर्च में यह संसद आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्रों के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, मतलब वो विरोधी पक्ष में चला गया। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, मतलब संसद के लोग नाराज हो गए। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, मतलब जो मध्यम वर्ग वाले थे, बीच वर्ग वाले, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रसों के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई, मतलब वो संसद अच्छे ढंग से नहीं चल पाई। अगला ध्यान देते हैं, आप लोग को वैसे भी उसे नहीं लिखना है, आप लोग ये लिखिएगा। अगला जो 8 नंबर है इसे आप लोग लिखिएगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया, जुड़े वो सब, और भी बड़े संख्या में। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, वो लोग संगठन बनाने के बावजूद भी। तो मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार से वंचित मतलब उन्हें नहीं वोट देने का अधिकार था। जब वंचित में छोड़ दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा की आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत के दर्शक
दीर्घा में खड़े होने दिया गया, मतलब उसमें दर्शक के रूप में उन लोगों को खड़ा किया गया। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और पहले क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को 3 बताया था वही 3 आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब क्या देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट जरूर करिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट करिएगा, उसके बाद फिर अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वो सोशल की क्लास यहाँ से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ सकते हैं, मतलब कंप्लीट तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो जाएगी। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो ये क्वेश्चन हो गया। उत्तर क्या है इसका, ध्यान दीजिए, उत्तर लिखिएगा। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम इस प्रकार थे या निम्नलिखित थे। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर केवल आप लोग 5 पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को 5 आसान लगेगा वही 5 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कितने पॉइंट दिए, यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर 7 पॉइंट हैं, आप लोग 5 पॉइंट जो आसान होगा वही लिख लीजिएगा, जिसे आप लोग याद कर सकें। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। पितृभूमि और नागरिक जैसे, ध्यान दीजिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया मतलब सामूहिक या समूह बनाने के विचार पर बल दिए, जोर दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा क्या है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, मतलब जो पहले राष्ट्रध्वज था उसके प्लेस पर दूसरा आ गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसका नाम बदलकर क्या किया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा पॉइंट क्या है, नई, ध्यान दीजिए, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, मतलब शपथ ग्रहण किया गया, शहीदों के गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर था। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पेन नहीं चलाएंगे, केवल आप लोग ध्यान दीजिए, पांचवा पॉइंट पढ़िए बस। पांचवा नंबर पॉइंट क्या है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया, मतलब सबको एक बराबर रख दिया, सबके लिए समान कानून बना दिया। छठवां पॉइंट क्या है, आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क समाप्त कर गए। ध्यान दीजिए, आंतरिक जो यातायात और निर्यात शुल्क थे, टैक्स समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, मतलब जो माप तंत्र था उसे लागू कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोलियां लिखी जाती थी वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यहाँ से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते हैं, आप लोग लिखते रहिए साथ ही साथ में। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान दीजिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर 3 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और है क्या, ध्यान दीजिए। मरी आन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। तो मरी आन और जर्मेनिया ये 2 नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। तो आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद आंसर लिखिए। उत्तर में क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे या प्रसिद्ध हैं। तो मारियान कौन है, ध्यान दीजिए, मारियान
ध्यान दीजिए मारियान कौन है? यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। यह कौन सा नाम है? एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मतलब स्वतंत्रता के लिए जो नारी का प्रतीक था, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे ध्यान देते हैं, यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारी आन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, क्योंकि इसने अच्छा कार्य किया था। मतलब इन लोगों ने अच्छा कार्य किया था, इसलिए इनकी प्रतिमाएं लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादात्म्य या तालमेल स्थापित कर सके। मारी आन की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, जर्मेनिया। आगे क्या लिखेंगे? जर्मेनिया के बारे में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जर्मेनिया कौन थी? ध्यान दीजिए, जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। यह वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता और न्याय गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है? अगला पॉइंट है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके नोट्स अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण मतलब उन लोगों का एकीकरण कैसे हुआ था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12 चरण दिए गए हैं। इनमें से आप कोई 10 याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग 5 याद करेंगे तो वहाँ पर 3 नंबर का जो प्रश्न आता है, लॉन्ग प्रश्न, उसमें आप लोग अगर लिखेंगे तो इतना नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोग के भले के लिए बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन लिखिएगा कम से कम। तो जो 10 पॉइंट आप लोगों को ठीक लगे, याद करने में आसान हो, वही याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिए, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा है, जर्मन लोगों ने 1848 ईस्वी में ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। मतलब वहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों का योगदान बहुत अधिक है। चौथा पॉइंट है, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हो गए। पांचवा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों, मतलब जो बड़े भूभाग वाले थे, जो जिससे जमींदार बोलते हैं, ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। मतलब जो बड़े लोग थे उन लोगों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठवां पॉइंट है, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला, उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। इसके बाद देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क थे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि मतलब प्रशा के प्रधानमंत्री कौन था? जॉन ऑटो वान बिस्मार्क। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। 8वां नंबर पॉइंट क्या है? इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए, वे सफलता प्राप्त किए। मतलब युद्ध भी किए और सफल भी हो गए थे। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखिएगा।
यहाँ देखते हैं 9वां पॉइंट क्या है, 9th नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वार्सराय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। 10वां नंबर पॉइंट, वायसराय के महल के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रीय सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन राष्ट्रीय साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर पॉइंट क्या है। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ, और इस प्रकार क्या हुआ, जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। लास्ट पॉइंट 12 नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। इस प्रक्रिया में प्रसार राज्य का एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 हम लोग कल पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट करिए और लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अंत में आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर आप लोग अभी से याद करते चलेंगे तो आप लोगों को अंत में ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। नहीं तो बच्चे ये सब याद ही नहीं कर पाते हैं, फिर वहीं जाकर एग्जाम में तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं या कुछ इधर उधर की बातें लिख देते हैं, जिससे उन लोगों को नंबर नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ ही। धन्यवाद।